साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई कक्षा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन रहेगा, जो चैप्टर रहेगा वो है नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लास है ये 9 एंड उसके आज हम मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो है इसका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी हम इसके बारे में बेसिकली जो 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर 3 में 2 बेसिकली लॉज जो दिए गए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने मिलकर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। अब पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द लॉज, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है और किस बारे में लॉ दिए जा रहे हैं। तो चलिए आपका बेसिक क्लियर करेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन यानी हम ऐसे लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे नियमों के बारे में पढ़ेंगे जहां पर कोई भी दो केमिकल जब केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि X प्लस Y मिलकर कुछ Z बनाते हैं, तो ये हो गया आपका केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि ये दोनों जब आपस में ऐड होकर कुछ नया केमिकल फॉर्म करेंगे तो उसके लिए जो लॉ दिए गए हैं उसे कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहली बात, इसके जो मेन है वो 2 लॉज हैं। वो क्या क्या हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास का कंजर्व रहना, मास का सेम। यानी कि हम चलिए इसको पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created or nor destroyed in a chemical reaction। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब मैं अगर A प्लस बी, ये कोई एलिमेंट है, ये कोई बी एलिमेंट है, इसको अगर मैं केमिकल रिएक्शन करवा रही हूँ और C प्लस डी अगर बनता है, ठीक है, यानी कुछ नया फॉर्म अगर हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैंने इसको लिया है, सपोज करिए 10 ग्राम्स, इसको लिया है मैंने 5 ग्राम्स, तो यहाँ इन दोनों का यहाँ पे टोटल कितना आएगा 15 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पे भी इनका टोटल हर हालत में कितना आएगा 15 ग्राम्स। रेशो चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है ये अब 5 ग्राम्स ही बना हो और ये अब 10 ग्राम्स बन गया हो, या फिर ये दोनों 5 ग्राम्स बने हो और साइड कोई प्रोडक्ट निकल गया हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में निकल गया हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में निकल गया हो। यानी कि आप ये वाला जो लॉ है वो पूरे यूनिवर्स पे काम करता है कि इस यूनिवर्स से एक एटम को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, फॉर्म में चेंज हो सकता है, यानी जो आपका मैटर है वो, ये तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा ही है कि जो मैटर है आप उसको किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको जला दिया और आपने कहा मैंने तो ये डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, कुछ उसका जो CO2 बनकर वो है ना एक गैस की फॉर्म में वो आपके इन्वायरमेंट में चला गया है, कुछ उसकी जो ऐश है वो बच गई है, कुछ उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं, यानी कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, आपने उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये यही बताता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में यानी कि कोई एक सिंगल एटम भी आप ना तो बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से कहीं इस यूनिवर्स पे कार्बन एटम नहीं ला सकते। जो है सब यहीं का है, जो भी डिस्ट्रॉय होना है इसी के अंदर होना है और इसी के अंदर ही रहना है, यानी ना तो आपके हाथ में क्रिएट करना है ना डिस्ट्रॉय करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को ही समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है, जो मैंने अभी ये जो समझाया बस वही सब चीज कह रहा है कि या तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लीजिए या ये वाला कॉम्बिनेशन ले लीजिए। करना क्या है, आपको उन्होंने बोला है जैसे कॉपर सल्फेट के साथ है सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका 10% का आपको सॉल्यूशन बना लेना है। एक को आपको इग्निशन ट्यूब में डालना है, मतलब सिंपल है, प्रिपेयर सेपरेट 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस, यानी या तो ये वाला पेयर ले लीजिए या ये वाला पेयर ले लीजिए या ये वाला पेयर ले लीजिए। कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि एक जो ये वाला इस पेयर में से जो ये वाला है उसको आपने यहाँ पे 10 सॉल्यूशन में बना लिया और इसको थोड़ा इसमें लगे, फिर उसके ऊपर कॉर्क लगा दिए। कॉर्क लगाना क्यों लगाया, जिससे कि किसी भी फॉर्म में कोई गैस हो कोई लिक्विड हो वो बाहर नहीं जा सके, यानी आपने कॉर्क लगा के बंद कर दिया। फिर क्या किया, इसका वेट किया,
है ना, इसका वजन यानी इसका जो मास है उसको आपने मेजर किया। सपोज करिए आइए कॉनिकल फ्लास्क के साथ आ गया ये 25 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद आपने इस इग्निशन ट्यूब को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया और इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दिया, यानी एक सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है और एक सॉल्यूशन यहाँ पे, और उसके बाद फिर वेट किया तो कितना हो 20, यानी हो सकता है केमिकल्स कुछ और बन गए हो, रिएक्शन हो गई हो, कुछ और बन गया हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से ना कुछ क्रिएट किया ना कुछ आप डिस्ट्रॉय कर पाए। वेट जो है उसका जो मास है वो सेम टू सेम रहा आफ्टर भी, सॉरी बिफोर भी और आफ्टर भी। ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या कहता है, देखिए मैं बताती हूँ ये क्या कहता है। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। This led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportions. This law was stated by Proust as in a chemical reaction, chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass. यानी definite proportion रहेगा किसी भी कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स हैं सब। अब मैं आपकी बात करती हूँ H2O, ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल, इससे समझाएंगे आपको इससे एक बार में। ये है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी ले आइए आप, ओशन से ले आइए, किसी रिवर से लेकर आइए, आप अपने घर में आरओ वाटर पीते हैं वो ले आइए, कि कहीं से आप टैप वाटर जो नॉर्मल जो टंकियों का पानी है वो ले आइए, और उन सब का जो केमिकल आप जो उनका प्रोपोर्शन देखेंगे ना वाटर का, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का, वो होगा H2O। यानी कि ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो 2 होंगे, ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो 1 होगा। यानी अगर मैं इसको इस तरह से बात करूं कि ये देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1/8। 1/8 कैसे हुआ, जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 हुआ, देखिए यहाँ पे ये पेन, हाँ अब चलेगा, ये H2O, जो हाइड्रोजन का मास हुआ वो 1 है, तो टोटल कितना हुआ 2। रेशो ऑक्सीजन का कितना होता है आपका ये होता है 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1:8, तो ये हो गया। अब ये 1/8 ही आएगा चाहे आप किसी भी सोर्स से वाटर ले आइए, यानी कि ये सेम है। यानी कि कोई भी जब केमिकल सब्सटेंस जब बनता है, जब इस यूनिवर्स में फॉर्म होता है, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पे होता है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया होगा हमेशा NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। आपका नॉर्मल सॉल्ट NaCl, ये कभी NaCl2 नहीं बन जाएगा। आप ओशन का ले आए कहीं यहाँ पे NaCl पियोगे, नहीं, ये इनका एक प्रॉपर है जो कि अपनी वैलेंसी के कारण, अपनी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी के कारण ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो। यानी कि H2O मॉलिक्यूल अगर है तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, H3O नहीं हो जाएगा वाटर का फॉर्मूला। यानी कोई भी जब ये आपस में, जब ये एलिमेंट्स आपस में जब केमिकली कंबाइन करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी जब ये केमिकली फॉर्म होते हैं तो इनका, देखो हमने 2 लॉ पढ़े। फर्स्ट कौन सा पढ़ा फर्स्ट हमने पढ़ा कि भाई आप किसी भी जो एटम है उसको क्या नहीं कर सकते, उसका जो मास है वो कंजर्व रहता है। यानी कि आपने जब केमिकल कॉम्बिनेशन की जब आपने जब रिएक्शंस करवाई तो जो पहले उनका जो वेट है, यानी कि उसमें कुछ आपने ना तो अपनी तरफ से क्रिएट किया ना ही बाद में कुछ आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी मास एकदम सेम रहेगा। और दूसरा है आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी H2O में अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 है, यानी इनका रेशो 1:8 है, तो किसी भी कहीं का भी पानी ले आइए वो रेशो यही रहने वाला है, क्योंकि इनका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। वो आप अपनी अगली नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये है आज के हमारे जो दो जो लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो यही थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।